सोचिए, इंडिया एक तरफ अमेरिका की जी एरोस्पेस के साथ फाइटर जेट इंजन्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की डायरेक्शन में काम कर रहा है और दूसरी तरफ रशिया के साथ एडिशनल 400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेकर डिस्कशंस चल रही है। लेकिन फाइटर जेट हो, मिसाइल हो, सबमरीन हो या रॉकेट, इन सब की एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसके बिना दुनिया का बेस्ट डिजाइन भी काम नहीं करेगा। मटेरियल, ऐसा मेटल जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में मेल्ट ना हो, ऐसा एलॉय जो ट्रिमेंडस प्रेशर टॉलरेट करे, ऐसा टाइटेनियम जो लाइटवेट भी हो और एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग भी। और इंडिया में स्ट्रैटेजिक एलॉयज की इसी दुनिया में एक कंपनी है जिसका नाम आम इन्वेस्टर को शायद डिफेंस हेडलाइंस में बार बार नहीं दिखता, मिधानी मिश्रा धातु निगम। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिधानी को समझने के लिए यूं ये नहीं देखना कि अगला मिसाइल ऑर्डर किसको मिला, यूं देखना है कि इंडिया जितना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अपने कंट्री के अंदर शिफ्ट करेगा, अस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्रिटिकल मटेरियल कौन सप्लाई करेगा। मिधानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आने वाली कंपनी है और स्पेशल स्टील्स, सुपर एलॉयज और टाइटेनियम एलॉयज जैसे स्ट्रैटेजिक मटेरियल्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी खुद कहती है कि इंडिया में टाइटेनियम एलॉयज की वो एक यूनिक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है और उसके मटेरियल्स डिफेंस, स्पेस, एरोनॉटिक्स और एनर्जी जैसे स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में उसे होते हैं। लेकिन अब सवाल है, क्या ये सिर्फ एक पुरानी डिफेंस पीएसयू है या इंडिया के फाइटर इंजन, एरोस्पेस और डिफेंस इंडिजनाइजेशन साइकिल के अंदर क्वाइटली एक मच बिगर अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो रही है। लेटेस्ट अवेलेबल फाइनेंशियल नंबर्स इंटरेस्टिंग है। FY26 में मिधानी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अप्रॉक्सीमेटली 1209 करोड़ रुपए रहा। ये प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में रफली 12.5% ग्रोथ थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अप्रॉक्सीमेटली 131.5 करोड़ रुपए रहा, जो अराउंड 18.6% ग्रो हुआ। लेकिन पूरे साल के अंदर क्वार्टर 4 पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग रहा। क्वार्टर 4 FY26 रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली 553 करोड़ रुपए था, अराउंड 35% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। नेट प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली 78 करोड़ रुपए रहा, जो रफली 39% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ। सरफेस लेवल पार पिक्चर अच्छी लगती है, लेकिन मिधानी का इंटरेस्टिंग पार्ट क्वार्टरली प्रॉफिट नहीं है। असली स्टोरी ऑर्डर बुक के कॉम्पोजिशन में है। जून 2026 के मैनेजमेंट कमेंट्री के अकॉर्डिंग कंपनी का ओपन ऑर्डर बुक अप्रॉक्सीमेटली 2250 करोड़ रुपए था, यानी FY26 रेवेन्यू के ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास की विजिबिलिटी। और मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन था कि FY27 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1500 करोड़ रुपए के एडिशनल ऑर्डर्स बुक किए जा सकते हैं। लेकिन ऑर्डर बुक का एक और नंबर और इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट के प्रीवियस कमेंट्री के अकॉर्डिंग रफली 72% ऑर्डर बुक डिफेंस सेक्टर से लिंक्ड था और टाइटेनियम एलॉयज का पोर्शन रफली 29% के आसपास पहुंच चुका था। अब टाइटेनियम का नाम सुन के ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक एक्सपेंसिव मेटल है। एरोस्पेस में टाइटेनियम इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो स्टील के कंपैरिजन में लाइटवेट हो सकता है, हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में परफॉर्म कर सकता है। और मिधानी के केस में प्रॉब्लम डिमांड की नहीं, कैपेसिटी की भी हो सकती है। मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया था कि टाइटेनियम फैसिलिटी नियर फुल या फुल एस्टैब्लिश्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर ऑपरेट कर रही है। टाइटेनियम प्रोडक्शन भी FY26 में मटेरियली इंक्रीज हुई और कंपनी ने ऑफिशियल परफॉर्मेंस अपडेट में अराउंड 40% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हाईलाइट किया। ये पॉइंट मुझे पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग लगता है। नॉर्मली किसी कंपनी के लिए लो यूटिलाइजेशन प्रॉब्लम होती है, यहाँ फ्यूचर ग्रोथ के लिए उल्टा क्वेश्चन है। अगर टाइटेनियम डिमांड और बढ़ी तो कंपनी कितनी एडिशनल कैपेसिटी क्रिएट कर सकती है, और यही से एरो इंजन स्टोरी एंटर होती है। इंडिया का तेजस AMK2 प्रोग्राम जी एरोस्पेस के F414 इंजन से लिंक्ड है और जी और हाल ने इंडिया में F414 इंजन्स के पोटेंशियल जॉइंट प्रोडक्शन के लिए अग्रीमेंट की डायरेक्शन में काम किया है। 2026 में F414 प्राइसिंग को लेकर रिपोर्ट्स भी आई कि नेगोशिएशंस में डिफिकल्टी आ रही है, लेकिन डिफेंस सोर्सेज ने सब्सिक्वेंटली रिपोर्ट्स ऑफ अ कंप्लीट डेडलॉक को रिजेक्ट किया। मतलब प्रोग्राम को कैंसल्ड या फाइनलाइज्ड दोनों समझना अभी गलत होगा। अब यहाँ मिधानी का एंगल बहुत केयरफुली समझना है। मिधानी के मैनेजमेंट ने पहले कहा था कि कंपनी जी के US इकोसिस्टम को कुछ एलॉयज सप्लाई करती है और क्वालिफिकेशंस सर्टिफिकेशंस पर काम कर रही है,
ताकि अगर जीई इंजन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में एक्सपैंड होती है तो इंडियन मटेरियल कैपेबिलिटी रेडी हो। लेकिन मैनेजमेंट ने उस समय ये भी क्लियरली कहा था कि जीई की तरफ से इंडियन A414 प्रोग्राम के लिए मिधानी अलॉयस लेने की कंफर्म्ड कमिटमेंट नहीं थी। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पर हेडलाइन बनाना इजी है, जीई A414 से मिधानी को ह्यूज ऑर्डर, लेकिन अभी पब्लिकली अवेलेबल एविडेंस से ऐसी डायरेक्ट कंक्लूजन निकलना सही नहीं होगा। रियल अपॉर्चुनिटी ये है कि मिधानी ग्लोबल एरो इंजन सप्लाई चेन के क्वालिफिकेशन बैरियर्स क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। और एरो इंजन मटेरियल बिजनेस नॉर्मल स्टील बिजनेस नहीं होता। एक एयरक्राफ्ट इंजन के अंदर टेम्परेचर, प्रेशर और रोटेशनल फोर्सेस एक्सट्रीम होते हैं। मटेरियल फेल हुआ तो एंटायर इंजन फेल हो सकता है। इसलिए एक बार कोई अलॉय अप्रूव और क्वालिफाई हो जाए तो सप्लायर क्वालिफिकेशन का बैरियर हाई होता है। मिधानी ने FY26 में एरो इंजन मटेरियल्स के लिए इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस भी अचीव किए। कंपनी ने 10 टाइप्स के सुपर अलॉय कास्टिंग्स और बार्स के लिए सेमिलैक सर्टिफिकेशन और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के लिए नेटकैप सर्टिफिकेशन हाईलाइट किया है। और यही कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग हो रहा है। मिधानी हिस्टोरिकली रॉ मटेरियल और अलॉय सप्लायर थी, लेकिन कंपनी अब खुद पब्लिकली कह रही है कि वो रॉ मटेरियल सप्लायर से इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट कंपनी की तरफ मूव कर रही है। एरोस्पेस फास्टनर्स, सुपर अलॉय और टाइटेनियम कास्टिंग्स, वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स, टाइटेनियम फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स। और कंपनी ने मई 2026 में न्यू एरोस्पेस फास्टनर्स फैसिलिटी भी इनॉग्रेट की। ये चेंज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रॉ अलॉय बेचने और उसी अलॉय को प्रोसेस करके हाई वैल्यू फिनिश्ड कंपोनेंट बेचने की इकोनॉमिक्स कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। वैल्यू एडिशन बढ़ सकता है, कस्टमर स्टिकीनेस बढ़ सकती है, मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं और एड्रेसेबल मार्केट भी एक्सपैंड हो सकता है। मैनेजमेंट ने Q3 कमेंट्री में सस्टेनेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को रफली 23% के अराउंड कंसिडर करने की बात की थी। FY26 एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 20% के आसपास रहा। तो फ्यूचर में एक की ट्रिगर ये होगा कि हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स का शेयर बढ़ने पर मार्जिन्स एक्चुअली इंप्रूव होते हैं या नहीं। अब 400 वाली रीसेंट न्यूज को भी इसी फ्रेमवर्क में समझिए। इंडिया और रशिया एडिशनल 400 सिस्टम्स को लेकर डिस्कशंस कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के रिमेनिंग सिस्टम्स की डिलीवरीज भी स्केड्यूल्ड है। लेकिन यहां मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं। पब्लिक डिस्क्लोजर्स ने मुझे ऐसा क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिला कि एडिशनल 400 ऑर्डर का डायरेक्ट मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट मिधानी को मिलने वाला है। इसलिए 400 को मिधानी का कंफर्म्ड ऑर्डर समझना गलत होगा। लेकिन 400 न्यूज एक मच बिगर ट्रेंड हाईलाइट करती है। इंडिया का डिफेंस प्रोक्योरमेंट और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एक्सपैंड हो रहा है और पैरेलली गवर्नमेंट इंपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स के साथ इंडिजिनस प्रोडक्शन, MRO, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रैटेजिक मटेरियल सेल्फ रिलायंस पर भी फोकस कर रही है। मिधानी इसी स्ट्रैटेजिक मटेरियल लेयर में पोजीशनड है और यही कंपनी को नॉर्मल मेटल कंपनी से डिफरेंट बनाता है। एक और इंटरेस्टिंग ग्रोथ एरिया नवल एप्लीकेशंस है। FY26 में कंपनी ने हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील्स और अदर परफॉर्मेंस क्रिटिकल मटेरियल्स इंडियन नेवी और स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशंस के लिए सप्लाई किए। कंपनी टाइटेनियम अलॉय डिश्ड हेड्स और फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट्स जैसे हायर वैल्यू एप्लीकेशंस की तरफ भी मूव कर रही है। स्पेस साइड पर भी मिधानी का हिस्टोरिकल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है। कंपनी स्ट्रैटेजिक मटेरियल्स इसरो और मिसाइल प्रोग्राम्स के लिए सप्लाई करती रही है। यानी मिधानी को सिर्फ डिफेंस बजट से लिंक करना भी इनकम्प्लीट एनालिसिस होगा। डिफेंस, स्पेस, एरो इंजन्स, नेवी, न्यूक्लियर एनर्जी, एक्सपोर्ट्स, ये सब डिफरेंट डिमांड इंजन्स है और एक्सपोर्ट्स में भी इंटरेस्टिंग चेंज दिख रहा है। FY26 में मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 85 करोड़ रुपए रहे। FY27 के लिए मैनेजमेंट कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट रेवेन्यू टारगेट कर रही थी। नंबर टोटल रेवेन्यू के कंपैरिजन में अभी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट क्वालिफिकेशन स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मिधानी सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का सप्लायर रहेगी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोग्राम टाइमलाइंस से लिंक रहेगी। लेकिन अगर GE, रोल्स रॉयस, CFM, प्रत विटनी जैसे ग्लोबल एरोस्पेस इकोसिस्टम्स में मटेरियल क्वालिफिकेशंस और कमर्शियल ऑर्डर्स एक्सपैंड होते हैं तो एड्रेसेबल मार्केट ड्रामेटिकली चेंज हो सकता है। मिधानी मैनेजमेंट ने पहले इंडिकेट किया था कि कंपनी मेजर एरो इंजन OEM इकोसिस्टम्स के साथ डिस्कशंस और सप्लाईज में इन्वॉल्व्ड है, लेकिन यहां भी एक्साइटमेंट से पहले एग्जीक्यूशन देखना जरूरी है। एरोस्पेस क्वालिफिकेशन स्लो प्रोसेस है, कस्टमर अप्रूवल में ईयर्स लग सकते हैं। एक सर्टिफिकेशन मिलना और लार्ज रिकरिंग कमर्शियल ऑर्डर मिलना सेम चीज नहीं होती।
इसलिए इन्वेस्टर को अनाउंसमेंट्स से ज्यादा एक्सपोर्ट रेवेन्यू और एक्चुअल एरोस्पेस प्रोडक्ट सेल्स ट्रैक करनी चाहिए। अब रिस्क साइड, मिधानी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग है, लेकिन वही बिजनेस का वीकनेस भी क्रिएट कर सकती है। डिफेंस और स्पेस ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन लंपी होता है। इसका एविडेंस क्वार्टरली नंबर्स में दिखता है। क्वार्टर 4 FY26 रेवेन्यू 553 करोड़ के आसपास था, जबकि क्वार्टर 3 रेवेन्यू रफली 276 करोड़ था। यानी क्वार्टरली परफॉर्मेंस को स्ट्रेट लाइन में एक्सट्रैपोलेट करना डेंजरस है। दूसरा रिस्क रॉ मटेरियल्स का है। निकल, कोबाल्ट, टाइटेनियम और अदर स्पेशलिटी इनपुट्स की अवेलेबिलिटी और प्राइसेस ग्लोबल सप्लाई चेन्स और जियोपॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस हो सकती है। मैनेजमेंट ने रॉ मटेरियल अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए मेटल बैंक एस्टैब्लिश करने की इनिशिएटिव डिस्कस की है। ये छोटी डिटेल नहीं है। इमेजिन कीजिए मिधानी के पास डिफेंस ऑर्डर है, कस्टमर रेडी है, प्लांट रेडी है, लेकिन स्ट्रैटेजिक रॉ मटेरियल टाइम पार नहीं मिला, तो रेवेन्यू पोस्टपोन हो सकता है। इसीलिए मेटल बैंक फ्यूचर एग्जीक्यूशन स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तीसरा रिस्क कैपेसिटी है। टाइटेनियम डिमांड स्ट्रांग है, लेकिन फैसिलिटी ऑलरेडी हाई यूटिलाइजेशन पर है। अगर कंपनी टाइमली केपेक्स नहीं करती, डिमांड होने के बावजूद रेवेन्यू ग्रोथ कैपेसिटी से रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है। और अगर एग्रेसिव केपेक्स करती है, लेकिन एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स नहीं आए, तो रिटर्न ऑन कैपिटल प्रेशर में आ सकता है। इसलिए कैपेसिटी एक्सपांशन और कंफर्म्ड डिमांड का बैलेंस इंपॉर्टेंट होगा। मैनेजमेंट FY27 के लिए एटलीस्ट मिड टीन्स रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट की बात कर चुकी है, जबकि मार्केट कमेंट्री में FY27 FY28 के लिए अराउंड 20% ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस भी डिस्कस हुई है। लेकिन मेरे हिसाब से मिधानी की फ्यूचर स्टोरी 15% या 20% रेवेन्यू ग्रोथ से डिसाइड नहीं होगी। रियल क्वेश्चन ये है कि रेवेन्यू का कॉम्पोजिशन कैसे बदलता है। कितना नॉर्मल एलॉय, कितना टाइटेनियम, कितना सुपर एलॉय, कितना फिनिश्ड प्रोडक्ट, कितना एरो इंजन, कितना एक्सपोर्ट, क्योंकि सेम 100 करोड़ रेवेन्यू अलग प्रोडक्ट मिक्स में कंप्लीटली डिफरेंट मार्जिन और रिटर्न जनरेट कर सकता है। और अब वापस अस क्वेश्चन पर आते हैं जहां से वीडियो स्टार्ट हुआ था। GF414 400 तेजस, इंडियन नेवी, स्पेस प्रोग्राम, ये हेडलाइंस अलग अलग लगती है, लेकिन इन सबके नीचे एक कॉमन बैटल चल रही है। इंडिया कितने क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक मटेरियल्स खुद मैन्युफैक्चर कर सकता है। मिधानी इसी बैटल का एक हिडन लेयर है, लेकिन कंपनी को नेक्स्ट लेवल पार जाने के लिए 3 चीजें इंप्रूव करनी होंगी। पहली, 2250 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक टाइमली रेवेन्यू में कन्वर्ट हो। दूसरी, टाइटेनियम और सुपर अलॉय कैपेसिटी एक्सपैंड होते ह्यू मार्जिन्स और रिटर्न ऑन कैपिटल प्रोटेक्ट रहे। और तीसरी, जो सबसे इंटरेस्टिंग है, कंपनी रॉ अलॉय सप्लायर से सर्टिफाइड हाई वैल्यू एरोस्पेस प्रोडक्ट सप्लायर बनने में कितनी सक्सेसफुल होती है। अगर तीसरी चीज सक्सेसफुली हैपन होती है, तो मिधानी को सिर्फ इंडियन डिफेंस PSU के लेंस से देखना इनकम्प्लीट हो सकता है। और अगर ग्लोबल OEM क्वालिफिकेशन मीनिंगफुल कमर्शियल ऑर्डर्स में कन्वर्ट नहीं हुई, केपेक्स कैपेसिटी से फास्टर बढ़ा और डोमेस्टिक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्लो रहा, तो एक्सपेक्टेशंस और एक्चुअल अर्निंग्स के बीच गैप क्रिएट हो सकता है। इसलिए अगले रिजल्ट्स में सिर्फ रेवेन्यू और प्रॉफिट मैट देखिए, ऑर्डर बुक देखिए, टाइटेनियम ऑर्डर शेयर देखिए, न्यू प्रोडक्ट रेवेन्यू देखिए, एक्सपोर्ट्स देखिए, कैपेसिटी एडिशन देखिए, और स्पेशली देखिए कि एरो इंजन क्वालिफिकेशन एक्चुअल रिकरिंग ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो रही है या नहीं। क्योंकि मिधानी की सबसे बड़ी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी शायद किसी एक मिसाइल या फाइटर जेट ऑर्डर में नहीं है। अपॉर्चुनिटी उस मटेरियल में है जो डजन्स ऑफ स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम्स को पॉसिबल बनाता है। और अगर इंडिया जेन्युइनली क्रिटिकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लोकलाइज करना चाहता है, तो अगले कुछ सालों में मशीन्स के साथ मेटल्स की स्टोरी भी इक्वली इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। 400 या GF414 डेवलपमेंट्स को मिधानी के कंफर्म्ड ऑर्डर्स के रूप में नहीं दिखाया गया है। ये पब्लिकली अवेलेबल कंपनी डिस्क्लोजर्स और डिफेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स के बेसिस पर बिजनेस एनालिसिस है, किसी भी तरह की बाय, सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं।